हेलो एवरीवन, द पाठशाला के एनसीईआरटी सीरीज़ के ज्योग्राफी मैराथन में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ज़मीन, हवा और पानी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ज़मीन को किस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है, पानी को अलग अलग ओशंस या समुद्रों में बांटा गया है और हवा को किस तरह अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। एक बात हम सभी ने नोटिस की है कि जो अर्थ सरफेस है या जो ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, ये सभी जगह एक सी नहीं है। इसके इनफाइनाइट या अनगिनत तरीके के फॉर्म हमें देखने मिलते हैं। ये कहीं पर फ्लैट है तो कहीं पे ऊंची नीची है। ये जो लैंड फॉर्म्स हैं या स्थल रूप हैं, ये हमें दो प्रोसेसेस की वजह से देखने मिलते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा अमेजिंग सा फैक्ट दिया हुआ है, वो ये कि हम जिस ज़मीन पर खड़े हुए हैं ये अंदर ही अंदर मूव कर रही है, यानी कि जो अर्थ है इसके अंदर एक मूवमेंट या एक गति हो रही है। अब हम बात करेंगे उन दो प्रोसेसेस की। पहली प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस या आंतरिक अभिक्रिया, जिसकी वजह से ज़मीन कहीं कहीं अपलिफ्ट हो जाती है या ऊपर की ओर उठ जाती है, और कहीं ये सिंक होती है या अंदर धंस जाती है। दूसरा प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस या बाह्य प्रक्रिया। ये होती है ज़मीन के बार बार टूटने या बनने से। ज़मीन का टूटना यानी कि मिट्टी का बह जाना या मिट्टी की सतह में कमी होना या गड्ढे हो जाना, इसे कहते हैं इरोजन या अपर्दन। और दूसरा है ज़मीन का बनना, यानी कि यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो जाना या ज़मीन ऊपर उड़ जाना, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण। इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों ही बहते हुए पानी, बर्फ और तेज़ चलने वाली हवा की वजह से होते हैं। जो लैंडफॉर्म्स हैं या स्थल रूप हैं, हम इन्हें इनकी हाइट और स्लोप यानी कि ऊंचाई और ढाल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि माउंटेन्स यानी कि पर्वत, प्लेट्यूज यानी कि पठार, और प्लेन्स यानी कि मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स या पर्वत के बारे में। हम जानते हैं कि पहाड़ एक ऐसा स्थल रूप या लैंड फॉर्म है जहाँ पे बेस जो है वो काफ़ी चौड़ा और बड़ा होता है, और जो इसका समिट है यानी कि जो इसका शिखर है वो छोटा होता है। यानी कि अगर हम किसी पहाड़ में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये नीचे तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ऊंचाई के साथ इसका साइज़ छोटा होता जाता है। पहाड़ अपने आसपास के एरिया से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। और जैसे जैसे हम किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ का जो वेदर है या जो यहाँ की जलवायु है ये ठंडी होती जाती है। कुछ पहाड़ों पर हमें जमी हुई नदियाँ देखने मिलती हैं जिन्हें हम ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते। पहाड़ एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लोप होता है, यानी कि जो यहाँ का ढाल है वो बहुत ही खड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चढ़ना उतरना आसान नहीं होता। और साथ ही साथ यहाँ का जो वेदर है ये भी काफ़ी ठंडा होता है, और यहाँ पर खेती के लिए भी हमें प्रॉपर ज़मीन नहीं मिल पाती है। इस वजह से पहाड़ों पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। अगर कई पहाड़ हमें एक लाइन में अरेंज देखने मिलते हैं तो इन्हें हम रेंज या श्रृंखला कहते हैं। और कुछ माउंटेन सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिसमें हमें कई रेंजेस देखने मिलती हैं, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर्स में फैले हुए होते हैं। अगर हम इस तरह की माउंटेन रेंजेस या पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज। माउंटेन्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत। हिमालय और आल्प्स फोल्ड माउंटेन है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं और इनमें हमें कोनिकल पीक्स यानी कि शंकुआकार शिखर देखने मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत का अरावली माउंटेन रेंज दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है, और इरोजन या अपर्दन की वजह से ये काफ़ी हद तक घिस चुका है। अगर हम पुराने फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में एपेलेशियंस और रशिया में यूराल काफ़ी पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। इनमें हमें काफ़ी राउंडेड फीचर्स दिखाई देते हैं, यानी कि ये काफ़ी गोल दिखाई देते हैं, और इन दोनों ही माउंटेन्स की हाइट भी काफ़ी कम है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे, जो हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोत्थ पर्वत।
जब ज़मीन का कोई बड़ा सा टुकड़ा टूट जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है, तब बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोत्थ पर्वत। इनमें जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं होर्स्ट या उत्खंड भ्रंश, और जो पार्ट नीचे की ओर होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेबन या द्रोणिका भ्रंश। ब्लॉक माउंटेन्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं राइन वैली और वॉस्डेस माउंटेन, जो कि दोनों ही यूरोप में हैं। अब आता है तीसरा टाइप, वॉल्केनो माउंटेन्स या ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं, ये बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ या ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट फूजियामा जो कि जापान में है, इस तरह के कुछ माउंटेन्स हैं। जो पहाड़ हैं ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये एक तरह से पानी के लिए स्टोर हाउस का काम करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कई नदियों का सोर्स या स्रोत हैं, जिससे नदियों को पानी मिलता है। पहाड़ों के पानी से कई बार रिजर्वायर या जलाशय बनाए जाते हैं और इस पानी को लोगों तक पहुंचाया जाता है। कई बार यहाँ के पानी का यूज़ सिंचाई और बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिवर वैलीज या नदी घाटियाँ होती हैं और टेरेसेस, जिन्हें हम वेदिका भी कहते हैं, ये कुछ खास फसलों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा पहाड़ों में कई तरह का फ्लोरा और फौना, यानी कि कई तरह के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। पहाड़ों में जो जंगल होते हैं, इनसे हमें शेल्टर, फूड, फ्यूल और कुछ खास चीज़ें जैसे कि गम और रेजिन मिलते हैं। इन सब के अलावा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहाड़ों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। यहाँ कुछ लोग नेचुरल ब्यूटी को देखने, तो कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए भी पहाड़ों पे जाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज या पठारों के बारे में। जो प्लेट्यूज हैं ये अपने आसपास की ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं और इनका जो टॉप है ये एक टेबल की तरह फ्लैट होता है। इनकी एक या एक से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं और इनमें काफ़ी स्टीप स्लोप्स या खड़ी ढलानें हमें देखने मिलती हैं। प्लेट्यूज की अगर हम हाइट की बात करें तो ये कुछ 100 मीटर से लेके कई हज़ारों मीटर्स तक हो सकती है और पहाड़ों की तरह ही प्लेट्यूज भी नए और पुराने हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार भारत में है और ये दुनिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केन्या, तंजानिया और युगांडा में है, और वेस्टर्न प्लेट्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी काफ़ी पुराने प्लेट्यूज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू तिब्बत प्लेट्यू या तिब्बत का पठार है, जिसकी हाइट लगभग 4000 से 6000 मीटर के आसपास है। प्लेट्यूज या पठारों की खासियत ये है कि ये डिपॉजिट मिनरल्स में काफ़ी रिच होते हैं, यानी कि इनमें हमें खनिज मिलते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर माइनिंग एरियाज हैं या खदानें हैं, ये हमें प्लेट्यू एरिया में ही देखने मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीकन प्लेट्यू जो है ये गोल्ड और डायमंड माइनिंग यानी हीरे और सोने की खदानों के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है जिसे आप नोट कर लीजिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ पर कोल यानी कि कोयला, आयरन यानी कि लोहा और मैग्नीज के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। प्लेट्यूज या पठारों के एरिया में हमें कुछ वाटरफॉल्स या जलप्रपात भी देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं। अगर हम इंडिया में एग्जाम्पल्स की बात करें तो हुंड्रू फॉल्स जो कि छोटा नागपुर प्लेटू की सुवर्ण रेखा नदी से बनता है, और कर्नाटक का जोग फॉल इस तरह के वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल में आते हैं। और अगर लावा प्लेटूज की बात की जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी होती है जो कि खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। पहाड़ों की तरह प्लेट्यूज भी टूरिज्म का एक हिस्सा हैं और ये काफ़ी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन्स या मैदानों के बारे में। हम जो फ्लैट ज़मीन देखते हैं इसी को मैदान कहा जाता है। इनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो मीन सी लेवल से या माध्य समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। और प्लेन्स भी कई तरह के हमें देखने मिलते हैं। कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल एकदम फ्लैट होता है, कुछ प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से ऊबड़ खाबड़ होते हैं, या कहीं कहीं हमें स्लोप भी देखने मिलते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन्स बनते कैसे हैं। मेनली जो प्लेन्स फॉर्म होते हैं इनका कारण है नदियाँ
और ट्रिब्यूटरीज यानी वो छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में आकर मिलती हैं। हमने अभी पढ़ा था कि नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। जब ये नदियाँ पहाड़ों की ऊंचाई से बहकर नीचे आती हैं तो ये अपने साथ साथ रेत, मिट्टी, छोटे पत्थर इन्हें साथ लेकर आती हैं और अपनी वैलीज या घाटियों में इन्हें डिपॉजिट या निक्षेपित करती हैं, जिनकी वजह से प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स या मैदानों के फ्लैट होने के कारण यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है। जैसे कि यहाँ पर रोड्स बनाना या एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और जो ये प्लेन्स हैं ये खेती के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इसका कारण है इनका फर्टाइल होना यानी कि उपजाऊ होना। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बनाए हुए मैदान और चाइना में यांगत्ज़ी नदी के बनाए हुए मैदान इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ह्यूमन हैबिटेशन या लोगों के रहने की बात करें तो प्लेन से अच्छी जगह हमारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना आसान है, खेती करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर इजी है और सबसे बड़ी बात जो फ्लैट लैंड है ये काफ़ी बड़े एरिया में अवेलेबल है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज़ में हमें देखने मिलती है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो जो गंगा का प्लेन है या मैदान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने मिलती है। अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल यानी कि स्थल रूप और लोगों का जो रिलेशन है इसके बारे में। हमने देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो यहाँ पर उन्हें उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए कठिन हो जाता है और खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लोग मैदानों में रह रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए घर बनाना आसान है, रोड्स बनाना आसान है, खेती करना भी आसान है। इससे हम दो अलग अलग जगह पर लाइफ कैसी हो सकती है इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। कई बार बाढ़, भूकंप, तूफानों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अगर हम अवेयरनेस या जागरूकता फैलाएं तो हम इन होने वाले नुकसानों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने आसपास की ज़मीन और पानी का भी सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के अलावा कई बार हमारी लापरवाहियों से भी हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। जैसे कि कई बार हम कचरे को ज़मीन पर और पानी में फेंक कर उन्हें गंदा करते हैं। कई बार हम लोग फर्टाइल या उपजाऊ जगहों पर कंस्ट्रक्शन करके उस जगह को बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे इस तरह की गलतियां ना हो और जो हमें नेचर से ये गिफ्ट्स मिले हैं इन्हें हम एक सही मैनर में यूज़ करें, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हम अपने साथ साथ अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और इनका एक प्रॉपर वे में यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आप हमारे वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।